Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है जिसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये जो टॉपिक आज कराऊंगा ना ये समझ से बाहर हो जाता है बच्चों के। इस टॉपिक को पूरा स्किप करके चलाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। मतलब आईडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है और एडीआर क्या होता है, ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कराऊंगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और वीडियो को टिल एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक इन जनरल प्रोसीजर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपीस की क्या है, नीड है, जरूरत है। ऐसे में कंपनी ने पब्लिक को बोला कि तुम लोग क्या करो, मुझे फंड्स दो। तो पब्लिक इनको फंड्स देगी, पब्लिक इनको फंड्स मतलब पैसा देगी और बदले में ये उसको क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। बदले में इनको क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये टॉपिक तो हम इतनी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या आएगी, सुनो। लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले आपको बताऊं, एक बात बताओ, ये कंपनी कौन सी कंपनी है? सर ये तो कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सारे लोग कौन है? सर ये सारे भी इंडियंस हैं। तो देखो प्रॉब्लम तब खड़ी कभी नहीं होगी जब दोनों सेम कंट्री के होंगे। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये दोनों डिफरेंट कंट्री के होंगे। या तो कंपनी इंडिया की होगी या पर्सन बाहर के होंगे, या कंपनी बाहर की होगी पर्सन इंडिया के होंगे। तब ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, डिपॉजिटरी रिसीट का। तब कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, डिपॉजिटरी रिसीट का निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या होता है, फिर बताऊंगा ये कितने टाइप का होता है। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। इन जनरल डिपॉजिटरी रिसीट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या आता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया जिसको हम शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, आईडीआर, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या आता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या आता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं एक बार टाइप्स डिस्कस कर लूं आपसे। रिसीट्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एडीआर बोलते हैं। और एक आपका होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरी चीजें समझा के ही भेजूंगा, ठीक है। सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, फिर बताऊंगा आईडीआर क्या होता है, फिर बताऊंगा एडीआर, फिर बताऊंगा जीडीआर, ठीक है। सबसे पहले ये समझो डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है। चलो इसके लिए एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल ध्यान से सुनना। एग्जांपल ये है कि लेट सपोज, एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि हमारी इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, जिसको मैंने अभी क्या बोला, इंडियन कंपनी बोला, ठीक है। हमारी एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और ये जो इंडियन कंपनी है ये हमारी इंडिया के अंदर लिस्टेड है। कहां पर लिस्टेड है, लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। कहां पर, इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसे मैं रिलायंस की बात कर लेता हूँ, रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब क्या हमारे इंडियन मार्केट के लीडर्स हैं, ठीक है। तो इंडियन कंपनी में ये लिस्टेड है, इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड कहाँ है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। कल को अगर इनको पैसा रेज करना है, फंड रेज करना है, लेकिन फंड जिनसे रेज करना है वो इंडियंस नहीं है, वो फॉरेनर्स हैं। मतलब कि हम जो फंड रेज करेंगे वो कहां से करेंगे, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टर्स से करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया की कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया की इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत ग्रोथ रेट है, बहुत पोटेंशियल है, इनका जो प्लान है वो फ्यूचर में इतना ग्रो अप करेगा, इतनी बड़ी कंपनी ग्रो अप होगी। तो ऐसे में बाहर के इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं इंडिया में पैसा लगाने के लिए। लेकिन इंडिया में पैसा लगा पाना फॉरेनर के लिए इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए पूरा एक प्रोटोकॉल दिया गया, उस प्रोटोकॉल को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम बाहर की कंपनी से पैसा रेज कर सकते हैं। यानी एक तरह से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं, और फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आज इस पूरी कड़ी को हम समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे में एक तरह से आप ये चीज देखो कि इंडियन कंपनी जो है वो इनसे पैसा रेज करना चाहती है। तो क्या मैं इसको एक टर्म दे दूं, ओवरसीज फंडिंग। क्या मैं इसको ओवरसीज फंडिंग बोल सकता हूं? यस सर बोल सकते हो, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री कोई भी हो सकते हैं, अमेरिका, यूके, यूएस, जो भी है, कनाडा वगैरह, सब कंट्री है वर्ल्ड की 195 कंट्री, मतलब इंडिया को छोड़ दो तो 194 कंट्रीज होती हैं, वो सब इसमें कवर होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारी इंडियन कंपनी बाहर के फॉरेनर लोगों से पैसा रेज करना चाहती है, बदले में शेयर देना चाहती है, तो ऐसे नहीं होगा काम जैसे इतना आसान लग रहा है आपको। क्या होता है यहाँ पर कि इंडियन कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है
शेयर्स को होल्ड करवाना पड़ता है। जो भी शेयर्स वो इशू करे, इन सभी के सभी शेयर को होल्ड करवाना पड़ता है किसके पास? डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। किसके पास? डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। ये अपने जो भी शेयर्स वगैरह जो बाहर वालों को इशू करेंगे, उनको ये जमा कराएगी किसके पास? डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन का करेगी कि जो फॉरेन कंट्री है, इसका भी अपना क्या होगा? इसका भी अपना ओवरसीज ओवरसीज डोमेस्टिक कस्टोडियन होगा या ओवरसीज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी होगा। कोई तो होगा ना इनमें से। जैसे हमारे केस में क्या है? डोमेस्टिक कस्टोडियन, वैसी ओवरसीज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है। तो ये क्या करेगी? ये इंटीमेट करेगी, ये खबर लेकर जाएगी कि भाई तुम्हारे यहाँ का एक इन्वेस्टर है, एक मतलब कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी इस पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। तुम चेक करके बताओ क्या सारी चीजें ओके रिपोर्ट है, क्या ऐसा तो नहीं कोई टेररिस्ट वगैरह आपकी कंट्री के लोग हो जो हमारी कंट्री में पैसा लगाना चाह रहे हो। तो ये क्या करेंगी? ये इनको अपडेट देंगी। ये इनको क्या देंगी? अपडेट्स देंगे कि तुम्हारे यहाँ की ऐसे ऐसे हमारे पास क्या आए हैं, कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं जो हमारी देश की कंपनी में पैसा अपना लगाना चाहते हैं। तो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो होती हैं या डिपॉजिटरीज जो होती हैं, ये क्या करती है? इन्वेस्टर से पूछताछ करती हैं कि क्या तुम लोग पैसा लगाना चाहते हो? तो ये बोलते हैं हाँ सर हम पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ओवरसीज डिपॉजिटरी वाले, इन्होंने जब इंटीमेट किया तो किस तरीके से किया? सबसे पहले इन्होंने अपडेट किया, इन्होंने इन लोगों को अपडेट किया या फिर कह लो इन्फॉर्म किया कि सर जो ये रिक्वेस्ट आई है, क्या ये रिक्वेस्ट सही है कि आप लोग पैसा लगाना चाहते हो। नंबर 2, ये क्या करेंगी अपने पास? ये एक्नॉलेज करेंगी। ये क्या करेंगी अपने पास? एक्नॉलेज करेंगी। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है कि क्या आप रियलिटी में लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो बात बोलो, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब जो ये एक्नॉलेज की जाती है कि हाँ आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, दिस एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसीट। समझ आया क्या ये? मैं दोबारा बताऊंगा अभी। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब होता है कि जब हमारी इंडिया की कंपनी जो है वो बाहर के फॉरेनर से पैसा रेस करना चाहती है, तो ऐसे में इंडियन कंपनी को अपने शेयर को होल्ड करना पड़ता है डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन रिपोर्ट जारी करता है ओवरसीज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को और कहता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये उनसे पूछते हैं, जब पूछते हैं तो दो चीजें पूछते हैं। पहला तो अपडेट या इन्फॉर्म करती है क्या ये सच है, और दूसरा एक्नॉलेज करती है। तो जो वो एक्नॉलेज करती है कि हाँ चलो ठीक है तुम ले सकते हो, एक पर्ची पर लिख कर दे देती है, मतलब एक प्रिंटेड कॉपी, एंड दिस प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसीट। और ये कितने पार्ट में होती हैं? ये टोटल 3 टाइप की होती हैं। एक कौन सी होती है? IDR, एक होती है ADR और एक आपकी होती है GDR। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये दोनों चीजें कराऊंगा, लास्ट में ये कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ये दोनों बिल्कुल सेम टॉपिक है। तो अब आपको बताता हूँ ADR का मतलब क्या होता है। ठीक है, ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। चलो यहां पर आते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट में भी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सबसे पहले अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में ADR बोलते हैं। देखो क्या होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। लेट सपोज कि हमारी इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि अमेरिका के जो लोग हैं, मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, याद रखना कि अमेरिका के जो लोग हैं या अमेरिका की जो कंपनी है, वो अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहती है तो हम उनको बदले में क्या देंगे? शेयर्स देंगे। हम उनको बदले में क्या देंगे? शेयर्स देंगे। लेकिन जो ये शेयर्स देंगे उनको शेयर्स ना बोल के बोला जाता है ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोला जाता है? ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। पहली बात तो मैं आपको डिपॉजिटरी रिसीट समझा चुका हूं, आगे क्या लग गया? अमेरिकन लग गया। यानी नाम से पता चल रहा है कि अगर हम अमेरिकन लोगों से या अमेरिकन कंपनी से फंड को रेज करते हैं, और रिलायंस क्या है? इंडियन कंपनी है, तो ऐसे में जो हम उनको शेयर देते हैं उनको शेयर ना बोल के क्या बोलते हैं? ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। बोलो ये चीज क्लियर हुए? क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हम अमेरिकन की जगह कोई और पर्सन से पैसा लेते, अब ये रिलायंस जो है, लेट सपोज कि अमेरिका के अलावा जो ग्लोबल वर्ल्ड में जैसे एशियन कंट्रीज हैं उनसे अगर पैसा लेगी, अदर देन, मैं यहां लिख देता हूं, अदर देन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जितने भी हमारे कह लो आप एशिया के जितने भी अब कंट्रीज हैं अमेरिका को छोड़ के, उन सबसे अगर पैसा रेस करते हैं तो बदले में जो शेयर दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं?
GDR बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो सर मतलब ये शेयर ही होते हैं ADR और GDR, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल शेयर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि अगर हम ये अमेरिकन को दे रहे हैं तो वो ADR हो जाएगा, और यही अगर हम अमेरिका को छोड़ के बाकी किसी कंट्री को दे रहे हैं तो वो GDR हो जाएगा। सर एक बात बताओ, तो हम GDR ही बोल देते ना सबको, अमेरिकन के लिए स्पेशल क्यों किया? भाई अमेरिका वाले लोग स्पेशल हैं, ये लोग हमेशा ना अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए ये चीजें करवाते रहते हैं, तो इसलिए अमेरिका वालों को हम ADR बोल देते हैं, और ग्लोबल लेवल पे बाकी कंट्रीज के साथ जब हम पैसा रेज करते हैं और उनको शेयर देते हैं उनको हम GDR बोल देते हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट समझ आया ADR क्या होता है, और क्या आपको GDR समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये जस्ट अपोजिट है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। अब मैं आपको कराऊंगा क्या, एक मिनट, हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या होता है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में IDR भी बोलते हैं। देखो IDR, चलो समझो इसका मतलब क्या होता है। देखो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि हम इंडियंस लोग हैं, ठीक है, हम इंडियन लोग हैं और हम इंडिया वाले बाहर के फॉरेन कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं। अभी तक हम देखो बेच रहे थे उनको शेयर, अब हम जो है इनकी कंपनी के यानी बाहर की कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, बाहर की कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमको छोड़ के बाकी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उनमें से किसी भी कंट्री के शेयर हम बाय करना चाहते हैं। अभी तक हम शेयर बेच रहे थे, अब हम खुद उनसे खरीदना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उनको क्या देंगे, पैसा देंगे, और बदले में हम उनसे क्या लेंगे, शेयर्स लेंगे। तो ऐसे में जो शेयर है उनका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, IDR कर दिया जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कर दिया जाता है। जैसे बाकियों का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, हमारा क्या है, IDR है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इसका मतलब सर IDR का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ के इंडियन लोग हैं या इंडियन कंपनीज है, अगर ये बाहर पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो अगर वो शेयर में इन्वेस्ट करती हैं तो उसे हम IDR बोलते हैं। अरे बिल्कुल सही समझे आप लोग, इसी को क्या बोला जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट बोला जाता है। सर ऐसी कितनी सारी कंपनियां जो IDR इशू करते हैं। देखो अभी अगर मैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बताऊं 2021 का, अभी का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है आज की डेट का, उसके हिसाब से हमारी कंपनी के अंदर टोटल 6 या 7 है IDR। जैसे जो मुझे याद आ रहा है मैं सारी बता देता हूं आपको। एक तो आपको हो गया इंफोसिस का IDR चलता है, ठीक है, इंफोसिस का हो गया, और दूसरा आपका हो गया ICICI का IDR हो गया, ICICI बैंक भी बाहर इन्वेस्ट करती है। तीसरा आपका विप्रो हो गया, विप्रो IDR हो गया। इसके बाद आपका अच्छा ये IDR नहीं है, सॉरी ये IDR नहीं है, ADR है सारे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है। बट IDR आप समझ गए ना, बट मैं फिर भी चलो आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, कुछ ही चुनिंदा, इसलिए मुझे सारे नाम याद हैं इसके। एक तो टाटा का ADR हो गया, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब ये कि हमने ये जो कंपनियां जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इन्होंने बाहर अमेरिका से भी पैसा लेकर रखा हुआ है, मतलब अमेरिका के इन्वेस्टर ने इन कंपनियों में पैसा लगाया, ये सारी इंडियन कंपनी है, इनमें पैसा लगाया हुआ है। और जब जानते हो बाहर कि लोग बाग अगर हमारे देश में पैसे लगाते हैं तो जो बदले में हम उनको शेयर देते हैं, अगर वो अमेरिकन है तो क्या देते हैं, ADR। और ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के लोग हमारी इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने चाहते हैं और लगाए भी है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो वेदांता अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें तो HDFC ADR, मतलब HDFC और आपका ICICI, दो ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनके अंदर पैसा अमेरिकन लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, अपने पास IDRs हैं। बोलो क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, अभी आपको IDR ADR और GDR वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसको ना एक बार बुक से रीड लगा लेते हैं। बुक में खास बात यह है कि IDR के बारे में दे रखा है और GDR ADR को थोड़े थोड़े शब्दों में निपटा दिया है, बट मैंने आपको ये चीज पूरी डिटेल में कराई है। पढ़ो, ये है IDR, यहां से पढ़ो जो चीज मैंने हाईलाइट की है। IDR एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लिस्टेड फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया इंडियन रुपीस। क्या बोला है, IDR एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को
इन्वेस्ट टू इंडिया इन लिस्टेड फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो इंडियन पर्सन भी फॉरेन कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या इशू करना पड़ता है, आईडीआर इशू करना पड़ता है। आईडीआर जो होल्डर होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंटरेस्ट ले सकते हैं इक्विटी शेयर पर, और कौन सी कंपनी के, ओवरसीज, मतलब जो विदेश में कंपनियां है। आईडीआर जो डिनोट किया जाता है वो इंडियन रुपीज के अंदर किया जाता है, और जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है उसके थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है, और इसके अलावा जो होता है वो एडीआर और जीडीआर होता है। बस इतना लिखकर छोड़ दिया, जबकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ पर क्या एडीआर जीडीआर क्या होता है। मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया। अच्छा सर एक बात बताओ, आईडीआर का कोई एग्जांपल दे दो। आपने तो सारे एडीआर के एग्जांपल दे दिए। चलो आईडीआर का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक है, उसके अंदर हमने अपने पास अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आईडीआर लगा रखा है। मतलब स्टैंडर्ड चार्टर यूएस की कंपनी है, पता है, यूएस की बैंक है, जो कि इंडिया में आपने इसकी ब्रांचेस पक्का देखे होंगे। तो इसमें आप पैसा लगा सकते हो, आईडीआर यहाँ से ले सकते हो। मतलब जो शेयर होगा उसको नाम क्या दे देगा, आईडीआर का दे दिया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको ये सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आईडीआर वगैरह क्या होते हैं। चलिए अब हम अपने पास बात करते हैं, ये पॉइंट जितने आप छोटे छोटे पॉइंट बच गए अब उनको कवर कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? देखो डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है जहां पर आप अच्छा चलो मेरी बात को ध्यान से सुना, आपको मैं डेरिवेटिव का एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सुनो, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव। बहुत ईजी है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन है बहुत ईजी अगर आप समझ जाओगे तो। देखो बात ये है हमारे यहाँ पर कि लेट सपोज कि ये एक सेलर है। सेलर ये कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर बायर को बेचना चाहता हूँ। तो बायर ने पूछा कितने में प्रॉपर्टी बेचोगे? तो इन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत है 20 करोड़ रुपीस। तो इसने कहा भाई 20 करोड़ तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं फिलहाल आपको सिर्फ 2 ही करोड़ दे पाऊंगा, बाकी 18 करोड़ के लिए मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने के अंदर मैं आपको 18 करोड़ रुपए दे दूंगा और फिर आपकी जो जमीन है वो आप मुझे दे देना। तो पता है सेलर क्या करता है, एक पेपर पे ये लिख के दे देता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे 2 करोड़ रुपए मिल गया और बचे 18 करोड़ इस तारीख को ये पर्सन दे देगा, और ये सेलर और बायर दोनों अपने यहाँ पर और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब ये पेपर किसको हैंडओवर कर दिया जाएगा? बायर को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब मान लो इस बीच बायर के हाथ से ये पेपर चला जाता है, तो असल में पता है क्या होगा, बायर को पूरे 2 करोड़ का लॉस हो जाएगा। कल को अगर ये पेपर गुम हो जाता है तो बायर को पूरे 2 करोड़ का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर की कीमत कितनी है, 2 करोड़। आप कहोगे नहीं नहीं सर ये पेपर तो ना 1 रुपए 2 रुपए का आया होगा, 2 करोड़ का थोड़ी हो ये पेपर हो गया। दोस्तों इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, कि उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू उसकी मानते हैं। अब ये बताओ 2000 का नोट होता है, क्या वो रियलिटी में 2000 रुपए से बनता है? नहीं, उस पर तो खर्चा 50-55 रुपए का ही आता होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस पेपर की रियल वर्थ कितनी है, लेट सपोज अगर वो स्टैम्प पेपर भी 100 रुपए का होगा तो 100 रुपए की इसकी रियल वर्थ होगी, लेकिन रियलिटी के अंदर इसकी वर्थ कितनी है, पूरी 2 करोड़ है, क्योंकि इससे ये पेपर खो गया तो 2 करोड़ जो आपने दिए वो भी ये माना है कि आपने नहीं दिए। मेरी बात को समझ रहे हो? तो इस पेपर की वर्थ कितनी है, 2 करोड़। अच्छा ये पेपर किसके अगेंस्ट है? सर ये पेपर एक हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है जो ये खरीदना चाहता था। अभी मैंने बोला था ना ये हाउस प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान देना, मैं ये वाला टॉपिक कर रहा हूँ आपको डेरिवेटिव वाला। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहलाएगी जानते हो? हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स। और ये जो पेपर है ये कहलाएगा डेरिवेटिव्स। क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिराइव की जाती हैं, ये वैल्यू रियलिटी में नहीं होती है, इनको डिराइव किया जाता है कि उसको एक वैल्यू दे दी जाए, एक वैल्यू दे दी जाए किसके अगेंस्ट, एक चीज के अगेंस्ट, और वो जो चीज होगी दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट्स। यानी इस पेपर को बनाने की वजह क्या थी, वो घर, तो जो वजह थी दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट्स, और जो हमने पेपर की वैल्यू को बढ़ा दिया दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। समझ आया? चलो इसको पढ़ के देखो। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डिराइव करता है एक वैल्यू जो कि एक वेरिएबल से निकाली जाती है, और जिस बेस पर निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं, जो कि आपकी कोई भी शेयर हो सकता है या कोई अदर देन एसेट्स भी हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ? ये एग्जांपल फार्मर का दिया हुआ है, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इस एग्जांपल में क्या बोला गया। जैसे फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, अपनी फसल का एक इंश्योरेंस कराया, तो फसल या वो जमीन क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स है, और जो उसका इंश्योरेंस कराया उसका जो इंश्योरेंस के पेपर है वो क्या है, डेरिवेटिव्स है। समझ आई बात? आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें कहां पर डिफाइन की गई आपकी, ये आपकी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंदर क्या की गई है, डिफाइन की गई है।
ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, जितनी चीजें बता रहा हूँ बस उतना उतना करते हुए चलो, राइट। चलो, तो हमारा डेरिवेटिव हो गया, हमने अपने पास आईडीआर पढ़ लिया, बल्कि मैंने तो आपको एडीआर और जीडीआर भी पढ़ा दिया जो इस बुक के अंदर नहीं दे रखा था। अभी एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, शेयर एट पार और ए प्रीमियम। तो आपको मैंने ये चीजें पहले बताई थी, अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 10 का शेयर 10 में ही बिक रहा है तो वो पार पे कहलाएगा। 10 का शेयर 12 रुपए का बिक रहा है, यानी मोर देन फेस वैल्यू पर बिक रहा है, तो वो प्रीमियम कहलाएगा। और अगर वो 10 का शेयर 8 रुपए में बिक रहा है तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हुई बात। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये भी आपके निपट गए। अब आज की क्लास में हम इतने रखें, नेक्स्ट क्लास में एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, अगर आपको हमारे ये काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों एक बात बता दूं, जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हर चैप्टर के सारे हैंड रिटन नोट्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप सीधा टेलीग्राम पे जाके टाइप कर सकते हो इकोनॉमिक्स इजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और इनकेस अगर नहीं मिल पाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन करके जितने भी अभी तक जितने चैप्टर, जैसे 14 चैप्टर चल रहा है तो 14 के 14 चैप्टर की पीडीएफ फाइल मैंने नोट्स की फॉर्म में, अच्छे नोट्स बनाए हुए, आपको पता ही है हम क्लास में वही नोट्स पढ़ाते हैं, वो मैंने वहां पर अपलोड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके डाउनलोड कर लिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा उस चीज से, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।